हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ में चैप्टर नंबर 4। इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो आज बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला वीडियो कल ही मैं आपको तुरंत दे दूंगा जिसमें आप आगे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। सो और डेली आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देख सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अनअकैडमी के नए बैचेस जो सब्सक्रिप्शन के 23 जून से शुरू हो रहे हैं, यूपीएससी घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ में ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन SGYT10। और इसके साथ साथ इस बार सब्सक्रिप्शन के साथ आपको जो है 80 प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 50 प्रीलिम्स के होंगे, 30 मेंस के होंगे। ये सब सब्सक्रिप्शन जो है आपको टेस्ट जो है सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। ये ऑफर 30 जून तक होगा। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में एयर के बारे में सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, एयर जो कि मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मतलब सिंपल सी बात है, अब तक पुराने चैप्टर्स में इन्होंने उस लैंड मास के बारे में बात करी, धरती, ठीक है, लिथोस्फियर, रॉक, एक जिसकी बेसिक आइडेंटिटी थी, है ना। अब जो बात कर रहे हैं वो एयर पे आ गए हैं। मतलब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में तीन चीजें होती हैं बेसिकली ना, एयर और वाटर और लैंड मास। सेम कहानी है कि अब लैंड मास इन्होंने लगभग पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ दो तीन चैप्टर्स में एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक बार आप जाकर पढ़िए। अब एयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एयर के बारे में बात कर रहा है मतलब अब जो है उस लैंड मास के ऊपर जाने लगे हैं। मतलब जितना भी हमारा वायुमंडल है या गैसों का जो आवरण है या मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो एक पूरा एक ब्लैंकेट बना हुआ है अर्थ पे। तो मतलब जब भी आप देखते हैं तो ये मान लीजिए अर्थ है, ये पेड़ लगा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिथोस्फियर वाला हिस्सा है। तो इससे लगा हुआ ये जो क्षेत्र है एयर, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का समूह, मिश्रण। ठीक है, तो गैसेस ऑफ, अब जब मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसों का थोड़ा बहुत इन्होंने वर्णन किया है बेसिक लेवल पे। आगे जाके और डिटेल हो जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया है। उसके बाद फिर ये विंड सिस्टम पर आ गए। तो हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कि एक पूरा पहले एटमॉस्फेयर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, देन विल मूव टुवर्ड्स द विंड सिस्टम। ओके, सबसे पहले वही बात कि जो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ये अर्थ के ऊपर जो भी लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद में सिंपल सी बात है कि ये एयर मतलब जो भी आप ब्रीदिंग वगैरह रेस्पिरेशन में जो भी इस्तेमाल होता है, CO2, ऑक्सीजन, ये सब जो आप देखते हैं, चाहे प्लांट्स के बारे में बात कर लें चाहे ह्यूमंस के बारे में बात कर लें, वो सब इसी में एयर जो है इसी की बात कर रहा है वो। इसमें ओजोन को भी कंसिडर हम लोग आगे करेंगे ताकि आप देख पाए कि कैसे सनलाइट से आने वाली रेजेस जो है वो रुक जाती हैं। अब ये डायग्राम आपको मिलता है जहां पर थोड़ा परसेंटेज, और आप, मैं तो अभी भी कहूंगा कि स्टेट PSC की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको ये परसेंटेज थोड़ा याद रखना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन लगभग 78% है। ठीक है, इसके बाद में अगला पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% आप देखते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन में आपको डायरेक्ट CO2 मिल जाएगा, बट ध्यान दें इसके पहले CO2 पॉइंट जो 0.03 है, इसके पहले 0.93% आर्गन भी आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स दैट कि सीक्वेंस की बात यदि हम करें तो नाइट्रोजन के बाद में जो है आपको ऑक्सीजन के बाद में जो है आर्गन याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप CO2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और हो सके तो स्टेट PSC के लिए 0.03% याद रख लेना, क्योंकि ये 0.3, ठीक है, 0.3 ऐसे भी दे देते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में वही बात कही कि आप कहते हो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है। तो कौन कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बेसिक गैसेस इन्होंने बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, इनके बारे में सब डिस्कस किया है। जैसे नाइट्रोजन कहने के लिए बड़ी ज्यादा मात्रा में यह गैस आपको देखने को मिलती है, बट डायरेक्ट इसका कोई डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन नहीं है कि इंसान जो है इसको रेस्पिरेशन से ले रहा है, या ह्यूमन जो है या नॉर्मली प्लांट वगैरह डायरेक्ट इसको ले रहा है। नहीं, नाइट्रोजन का थोड़ा सा अलग इस्तेमाल है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें कि नाइट्रोजन एक्चुअल में क्या है। कि जैसे मान लीजिए कुछ आपने देखे होंगे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, मतलब नो डाउट एग्जांपल ही दे देता हूं मैं आपको। सोयाबीन का भी आपने सुना होगा, लेग्यूम प्लांट जिसको हम कहते हैं, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, अब वो लेग्यूम जिसको आप फलीदार फसलें कह सकते हैं ना, जो फलीदार फसलें होती हैं, सोयाबीन वगैरह जो है। तो अब इनमें क्या होता है कि इनके रूट्स में ना, इनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम सुना होगा आपने। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है कि ये ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है
वो फिक्स करता है। मतलब एक्चुअल में ध्यान रखें कि ये जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है पेड़ पौधों के लिए, कोई डायरेक्ट लीव्स वगैरह से या रेस्पिरेशन से नहीं ले रहे हैं, ये थ्रू रूट्स पहुंचता है, और रूट्स में भी ये कन्वर्जन होता है पूरा, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको यूज करने लायक उसको बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इसको हम लोग नॉर्मली, अभी बेसिक लेवल की बात करें तो वही मैं आपसे कह रहा था कि कहने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलेगी, बट ध्यान रखना कि यदि हम लोग मतलब नॉर्मली यदि बात करें कि नाइट्रोजन के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, तो स्पेशली वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब डायरेक्टली वो एयर से नहीं लेते हैं प्लांट, मतलब नाइट्रोजन का डायरेक्ट जो है यूज नहीं हो पाता है। वो कैसे होता है, बैक्टीरियाज विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, जो कि सॉइल और रूट्स में ये रहते हैं, और उसके बाद में जो है नाइट्रोजन फाइनली एयर से उस प्लांट तक पहुंचता है। हालांकि ह्यूमंस में कुछ लेवल तक पहुंचता भी है, लेकिन नो डाउट अब ये लंग्स में अपने आप मान सकते हैं कि लंग्स का अकॉर्डिंग ये काम होता है कि कैसे CO2 O2 को जो है अलग करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट्स के लिए एटलीस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स, अब इसके बाद तो फिर हर्बीवोर्स आएंगे इनको खाने के लिए, तो अब जब ये आगे फूड चेन में जाएगा तो फिर ये वाले नाइट्रोजन के इम्पैक्ट जो है वो आगे तक पहुंच जाते हैं, या इसका जो इस्तेमाल है, जो जरूरत है शरीर में, वो चीजें हमें आगे तक पहुंच जाएगी फूड चेन में। ठीक है, उसके अलावा भी फिर अलग अलग पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन भी ठीक है, सबसे ज्यादा गैस आपको जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस है, बट आपको पता है ये डायरेक्टली इसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन में किया जाता है। हमारे वायुमंडल में ये साइनोबैक्टीरिया की मदद से आए थे शुरुआत में, मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर में इनका प्रेजेंस बढ़ता गया। ग्रीन प्लांट्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं फिर। ठीक है, ऑक्सीजन, जब पेड़ पौधों की पहले की बात कर रहा था मैं, साइनोबैक्टीरिया सब तो ठीक है, हमारे पास पेड़ पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये कह सकते हो कि पेड़ लगाते रहेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहेगा, जहां कटेगा एक बार पेड़, मतलब मान के चलिए पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए हम लोग, तो नो डाउट ऑक्सीजन के इम्पैक्ट, क्योंकि जो मेन सोर्स है वो आप उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, क्योंकि एक्चुअल में जो सोर्स है वो चला जा रहा है यहाँ पे, है ना। CO2 के बारे में बात कर रहे थे, देखो अभी तक इन्होंने नाइट्रोजन और इसके बाद में ऑक्सीजन के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन का वो याद रखना है अपने को, राइजोबियम और प्लांट्स में डायरेक्ट जा रहा है ये रूट्स की मदद से, और उसके बाद में ऑक्सीजन की स्थिति को अपने को पता है रेस्पिरेशन में। अब जरा CO2 को समझ लेते हैं। सर CO2 एक ऐसी गैस है, मतलब वेरिएबल गैस है, बदलती रहते हैं इसके परसेंट वगैरह, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बढ़ भी जाता है कम भी हो जाता है, इस तरह की एक सिचुएशन है। अब ये है क्या, CO2 जो गैस है ना, इसके बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है सर, ये भी एक बड़ी समस्या है, ये वर्ड तो बड़ा सुन लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे अर्थ के हायर लैटिट्यूड्स में जहां सनलाइट कम पहुंचता है, इतना ज्यादा पहुंचता नहीं है सनलाइट, तो जब कोई चीज कम पहुंचती है तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करना भी जरूरी है, मतलब नहीं तो आप जित मान लीजिए इतनी ज्यादा अमाउंट में मिलता हमें तो ठीक है, पता रहता है कि भाई आने वाला है तो यूज हो जाएगा। अब जब कम मात्रा में आ रहा है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए आपको कुछ तो मतलब जो है ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, तो इन्होंने ग्लास बनाया हुआ है, उस ग्लास को हम ग्रीन हाउस ग्लास कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस ग्लास, ये ग्लास क्या होता है, सनलाइट की आने वाली जो एनर्जी ना उसको आने देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आने वाली ऊर्जा के लिए ट्रांसपेरेंट है। बट यदि ये वापस लैंड मास से वापस निकल जाए, रेडिएट हो जाए, तो फिर तो कोई काम की नहीं रही हमारे लिए। तो ये ग्लास क्या करता है, सन की एनर्जी को आने देता है, और नीचे से जो रेडिएशन निकलते हैं हमारे अर्थ से, अर्थ गर्म हो जाती है, फिर अपने आप को ठंडा करने के लिए रेडिएशन निकालेगी भी है। तो ये रेडिएशंस जो हैं, ये यदि निकल जाएंगे तो फिर उतनी ऊर्जा रहेगी नहीं। इसलिए ग्लास की खास बात होती है कि ये जो लॉन्ग वेव या जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उनको रोक लेती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ग्रीन हाउस ग्लास का काम आप समझिए कि आने वाला जो शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव मतलब जो सन से जो रेडिएशन आते हैं उनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और जो रेडिएशन निकलते हैं वो लॉन्ग वेव होते हैं, तो इनको ये रोक लेता है। तो शॉर्ट वेव आ चुका है और लॉन्ग वेव रुक गया है, ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है। ये गैस भी कुछ इस तरह की होती है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है कि ये सन की एनर्जी को तो आने देती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ जाता है, बट जब अर्थ से निकलने वाली ये जो रेडिएशंस हैं इनको ये ब्लॉक कर लेता है, CO2 रोक देता है यहाँ पे।
अब CO2 रोक देता है तो मतलब क्या होगा, इसने हीट को यहाँ रोक लिया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस बात को समझने वाली बात है कि CO2 नहीं होती तो सारे रेडिएशन निकल जाते, सारे रेडिएशन निकल जाते तो अर्थ पूरी ठंडी हो जाती, बिल्कुल कोल्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती। ये है तो हीट बनी हुई है, मतलब बैलेंस बना हुआ है, बट इसका रेशो बढ़ाया आपने तो वो हीट ज्यादा ट्रैप करेगी, ज्यादा गर्मी होगी। मतलब समझिए कि इसका होना और ना होना और ज्यादा होना कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। फिर से CO2 है, सन की रेडिएशन तो आएगी, उसको कोई नहीं रोक रहा अभी फिलहाल, थोड़ी देर के लिए मान लो आप। रेडिएशन जो ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये यदि नहीं होंगे तो कोल्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। ये ब्लॉक हो रहे हैं तो नॉर्मल जो न तो ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा पैटर्न होगा। और यदि ज्यादा बढ़ा दिया आपने CO2 एटमॉस्फेयर में तो वो ज्यादा ब्लॉक करेगा, इट मींस दैट ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन। ये वही समझाना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, आता कहां से तो हमें पता है कि भाई ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी का इस्तेमाल भी जो है हम अब कह सकते हैं कि प्लांट्स डायरेक्टली करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो अमाउंट जो है उसका यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। अब वही बैलेंस जो है नो डाउट वापस, अब पेड़ पौधे जो है एट द एंड जब डेथ डिके होगा इनका तो कोयला बनेगा, अब वो कार्बन उसमें रहेगा, उसको आप जलाओगे तो फिर CO2 बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। अब वो CO2 बढ़ रहा है, अब CO2 को ज्यादा बढ़ाओगे आप तो आपको पता है कि नॉर्मली आप ज्यादातर कार्बन को आप एडअप करोगे एटमॉस्फेयर में, CO2 रिलीज करोगे, प्रदूषण वगैरह करोगे, तो सही बात है। अब जब CO2 बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उतने ही ज्यादा जो है हीट को ट्रैप करेगा, और जब ज्यादा ट्रैप करेगा तो उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि क्या है, ये CO2 अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, जो हीट जो रेडिएट होती है अर्थ से, जो हीट निकलती है उसको ट्रैप कर लेती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और यदि ये ना हो तो अर्थ जो है बहुत ठंडा हो जाएगा, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो रेडिएशन तो निकल ही जाएगा, कोई रोकेगा ही नहीं उसको। लेकिन क्या हुआ, वही बात, फैक्ट्री स्मोक फ्यूम्स के कारण ये ज्यादा आपको देखने को मिला कि इसमें इसके कारण ये ज्यादा रुक गई, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। अब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग उसी के लिए करने लगे। मतलब CO2 जैसी और भी जो ग्रीन हाउस गैस है उनका इम्पैक्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये अर्थ से निकलने वाले उस रेडिएशन को ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादा करोगे तो ज्यादा ब्लॉक होगा, ज्यादा ब्लॉक हो तो ज्यादा गर्मी लगेगी, ऐसा। तो सर क्या हमें एक्चुअल में महसूस यही वाली गर्मी होती है? एग्जैक्टली, सन से जो आने वाले रेडिएशन है वो तो डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो गर्मी बढ़ती है वो इन गैसेस के कारण बढ़ती है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद तो क्या, ग्लोबल वार्मिंग में फिर आइस मेल्ट होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, फ्लड आ जाएगा कोस्टल एरियाज में। तो बड़े कनेक्शंस बताएं इस एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो ये तो कंपोजिशन वाली बात थी कि कौन कौन सी गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हाइड्रोजन हीलियम जैसी लाइटर गैसेस भी मिलती हैं, लेकिन वो काफी ऊपर मिलती हैं। तो अब आप बेसिक लेवल का समझ गए कि भाई CO2 का क्या यूज हो गया, ग्रीन हाउस गैस से कनेक्शन है इसका, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन से कनेक्शन है, नाइट्रोजन का जो है प्लांट ट्रीज के लिए राइजोबियम, और ये रूट्स वाली स्थिति आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में वो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर में इनका कहना है कि आप जैसे ही आप इस अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो तो आपको कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अब लेयर्स कैसी दिखाई देती हैं, तो एक लेयर दिखाई देती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस मतलब जो एक एनर्जी लेवल है, जहां पर ये आपके प्लांट्स वगैरह सब कुछ डेवलप हो रहे हैं, जो बेसिक एनर्जी का सोर्स जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। भाई आप क्या चीज खाओगे, सबसे पहले नो डाउट प्लांट्स पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वो एनर्जी जो है सबसे पहले यहाँ नीचे क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको ट्रोपोज वर्ड कह रहे हैं हम लोग। ट्रोपोज मतलब ट्रॉफिक एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करेंगे। अब ट्रोपोस्फियर के बाद में अगली लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी माध्यम के हैं तो इसको हम शोभ मंडल बोलेंगे। स्ट्रेटोस्फियर को हम समताप मंडल कहेंगे। फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद में आता है मीजोस्फियर, ठीक है, मध्य मंडल जिसको कहेंगे। फिर आगे आएगा आपका आइनोस्फियर, ठीक है, आयन मंडल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात कर लेता है वो ट्रोपोस्फियर की। अब नो डाउट सबसे पहले आपको जो बेसिक याद रखनी है कुछ, देखो अब इसमें 11th क्लास तक आप जब जाओगे तो ट्रोपोस्फियर में और बेहतर चीजों को अध्ययन करेंगे आप। अभी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग रख लें आप कि जैसे ही आप पहली लेयर के बारे में बात करोगे, ऑन एन एवरेज 13-14 किलोमीटर इन्होंने दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर। बट इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये हमारा अर्थ है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये सनलाइट यहाँ पर बीच में ज्यादा पहुंचता है, तो इन एरियाज में ज्यादा गर्मी होगी, मतलब यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी। और जब भी हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, थोड़ी राइज हो जाती है, एक्सपैंड करती है। पोल पे पहुंच नहीं पाता इतना सनलाइट, मतलब ठंडा है अभी। ठंडा है इन द सेंस कि हवाएं ठंडी रहती हैं।
कहने का मेरा मतलब बस ये हुआ कि जब आप पहली लेयर ट्रोपोस्फियर को देखते हो तो इक्वेटर में हवाएं गर्म होकर थोड़ी सी ऊपर उठती हैं, गैस जो है थोड़ी हाइट ले लेती हैं। पोल पर थोड़े ठंडे हिस्से होने के कारण ये वहीं पर रुक जाती हैं। एंड दिस इज द रीजन कि ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है, उसकी जो परत है, उसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। इक्वेटर पे ज्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और भी रीजन है, आगे कभी हम समझेंगे। बट अभी आप इतना सिर्फ समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। अब ये लगभग 18 किलोमीटर तक हो जाती है और ये 8 किलोमीटर तक हो जाती है, इसलिए एवरेज इन्होंने लगभग 13-14 के आसपास दिया हुआ है। ठीक है। सारी वेदर फिनोमेना, अभी हम क्लाउड्स वगैरह आगे पढ़ेंगे तो बादल वगैरह जो बनते हैं, क्लाउड्स वगैरह जो सब इसके अंदर बन जाते हैं, साइक्लोन वगैरह, मॉनसून, सब कुछ। तो ऑल वेदर एक्टिविटी जो भी हो रही है, वो सब कुछ, रेनफॉल वगैरह सब ट्रोपोस्फियर से संबंध है। ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर उन्होंने बोला। अब ये लगभग लगभग आप नो डाउट मान लीजिए 13 किलोमीटर तक आ गए थे, तो 13 के बाद आपको जाना है लगभग लगभग 50 किलोमीटर। सेकंड लेयर होगी स्ट्रेटोस्फियर। दो सवाल यहां से बन जाते हैं एग्जाम के डायरेक्ट। पहला, इसमें मिलेगी आपको ओजोन लेयर। ओजोन आगे 11 तक आपको समझ में आ जाएगा कि ओजोन किस तरह से रेडिएशन ब्लॉक करती है। अभी CO2 तो कर नहीं पा रही थी, बट ओजोन कैसे कर रही वो हम देखेंगे। तो ओजोन लेयर बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक तो सवाल आ ही जाए यदि आपसे पूछ ले कोई आज के बाद कि ओजोन हम लोग अक्सर जो बोलते हैं, न्यूज में अक्सर सुनते हैं, वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है, तो एटलीस्ट हम बता तो सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। इसके साथ में यदि बात करें यदि हम लोग, तो कहां से कहां तक, तो 13 से 50 किलोमीटर तक इसको हम मान के चल रहे हैं। आ गई बात समझ में? आता कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में जैसे हमने बात की कि भाई एक्चुअल में क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो आंधी तूफान पवने चलनी चाहिए वो नीचे ट्रोपोस्फियर में चल जाएंगी। मतलब यहां पर इतनी ज्यादा हवाएं वगैरह वर्टिकल विंड्स होती नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है हवा का। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फियर होते हैं ज्यादातर क्लाउड वगैरह से भी फ्री रहते हैं। वेदर फिनोमेना में मतलब हवाएं वगैरह ज्यादा चलती नहीं है, इसलिए फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स जो है उसके कारण एक आइडियल कंडीशन यहाँ पर बन जाती है ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? आता कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स वाली सिचुएशन आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जरा आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन वाली बात कर ली हमने और इसमें ये सब बातें कर ली, और रिलेटेड विद एरोप्लेन वाली जो मैंने बात बताई कि यहाँ पर कोई विंड सिस्टम नहीं चलती। और भी इसके बड़े लॉजिक हैं, लेकिन ध्यान रहे क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसको 7th के अनुसार जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आगे की कनेक्टिविटी हमारी बनती रहे और 11 तक हम और डिटेलिंग इसकी करती रहें। थर्ड लेयर जो बताई है इन्होंने आफ्टर 50 किलोमीटर, एंड दैट इज कॉल्ड एज मीजोस्फियर, मध्य मंडल जिसको कहते हैं। सर मान के चलिए कि ये अपने आप में 80 किलोमीटर तक होती है। जो मिटियोर्स आते हैं, मतलब जो उल्का पिंड भी वगैरह आप जिसको कह सकते हो, या एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्लैनेट्स के जो अवशेष होते हैं, टुकड़े होते हैं, एस्टेरॉइड के कुछ फॉर्म होते हैं, वो जैसे ही इस लेयर में आते हैं, मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर की धीरे धीरे जो है शुरुआत सी हो ही रही है, अब कह सकते हो आप। या गैस, क्योंकि नीचे जितना होगे उतना गैसेस का मीडियम या डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो उसका जो फ्रिक्शन लगता है, ऊपर भी लेयर्स हैं बट इतनी घनी घनी नहीं है, डेंस नहीं है वो। मीजोस्फियर भी इतना ज्यादा डेंस नहीं है, लेकिन आप मीजोस्फियर से मान के चलिए कि कोई भी यदि चीज आ रही है तो फ्रिक्शन के कारण जलने लगेगी। इतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, हीट डेवलप हो जाती है। तो ये जो मिटियोर मिटियोराइड्स वगैरह की जब बातें कभी करें तो किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना ये मीजोस्फियर से रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और सिखाता हूं मैं आपको कि यहां पर आप मान के चलिएगा कि ये अपने आप में यदि हम लोग बात करें तो नो डाउट आप इसको मान लीजिए कि एक कोल्डेस्ट लेयर भी है। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, अपने से कोई पूछे कि सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी है, तो मीजोस्फियर है। उसका कारण यह है कि यहाँ इतनी ज्यादा, इतनी भी बड़ी मात्रा में इतनी कोई गैसेस नहीं होती हैं। गैसेस ना होने के कारण क्या हुआ, गैसेस ना होने के कारण ज्यादातर न तो कोई हीट ट्रैप हो पाती है, जी हाँ, तो उतनी गर्मी बढ़ नहीं पाती है। तो मीजोस्फियर अपने आप में बिल्कुल कोल्डेस्ट लेयर है। इसके बाद में थर्मोस्फियर, नाम से समझ में आ रहा है, एक्चुअल में इन्होंने आइनोस्फियर को ही थर्मोस्फियर में बना दिया है। अब आप जितना ऊपर जाओगे सन के करीब, मतलब टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि मीजोस्फियर तक तो कोल्डेस्ट था। मीजोस्फियर के बाद जो अगली लेयर आएगी वो बिल्कुल, मतलब इसके बाद आप देखोगे कि ये स्ट्रेटोस्फियर मान लीजिए, उसके बाद में 80 किलोमीटर तक जो मैंने आपको बताया ये मीजोस्फियर मान लीजिए, और इसके बाद जो भी सिचुएशन आएगी थर्मोस्फियर आइनोस्फियर जो बोलेंगे हम लोग, वो आप मान के चलिए कि अब उसमें टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल बढ़ने लगेगा। तो देखो इसमें लिखा है आइनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, मींस
मीजोस्फीयर के बाद में जो थर्मोस्फीयर लिखना चाह रहे हैं, वो थर्मो मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब उसी में आयनोस्फीयर बोलते हैं हम, आयन मंडल। कारण उसका क्या है, एक्चुअल में इस लेयर में ना बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, खाली एटम घूमते रहते हैं। अब हल्के एटम इधर उधर घूमेंगे ही ये तो। अब सनलाइट में जब अलग अलग रेज इसमें आके टकराती हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल अलग हो जाते हैं। अब अर्थ से रेडिएट होने वाले जो रेडियो वेव्स की जो तरंगे हैं, ठीक है, या रेडियो वेव के जो सिग्नल्स हैं, वो जैसे ही साइनोस्फीयर में आते हैं तो इनको नया एक चार्ज मीडियम मिल जाता है, एक नया एक तरह से अनुभव करते हैं। जैसे मान लिया हमने देखा है ना कि कई बार मीडियम बदलते हैं तो वेव्स के रास्ते बदल जाते हैं। वो कभी बचपन में आपने लाइट वाला एक एक्सपेरिमेंट किया होगा वाटर और उसके साथ, कभी आप पानी ग्लास में आपने पेंसिल रखी होगी तो देखा होगा वो डेविएट हो जाती है। जी हाँ। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि मीजोस्फीयर तक आ रहे थे तब तो सब कुछ सामान्य था ये सिग्नल्स के लिए, बट उसके बाद में आयनोस्फीयर में आके आयंस डेवलप हो गए थे। आयनाइजेशन इसी को ही तो कहते हैं हम लोग कि एटम पे जब आप बम्बार्डमेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब ये रिलीज अलग अलग हो जाते हैं, तो वही चीज है ये। इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गया तो ये एक चार्ज मीडियम बन गया, अब यही इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है सिग्नल को। तो एक बड़ा बेसिक सवाल आ जाता है कि रेडियो वेव्स कहाँ से ट्रांसमिट की जाती हैं अर्थ तक, तो ये आइनोस्फीयर है। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, इसको थोड़ा याद रखना। थर्मोस्फीयर वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर दिया हमने कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है इस आइनोस्फीयर आयनाइजेशन प्रोसेस से भी, और सनलाइट के करीब आप पहुंच भी रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट लेयर इज योर एग्जॉस्फियर। एग्जॉस्फियर मतलब एंड हो गया, और क्या। अब आप कोई तो एक लेयर बनाओगे ना, जैसे स्टार्टिंग में ट्रोपोस्फियर किया तो एक एंड आपने कर लिया, तो लगभग लगभग ये 1000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी एग्जॉस्फियर वाली लेयर, जहां पे बहुत ही एयर थिन है। सही बात है, जो हल्की गैसेस है वो ऊपर ही मिलेगी आपको, हाइड्रोजन हीलियम जैसी। जो भारी थी वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे ही मिलने वाली है। मतलब यदि आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो पहले ट्रोपोस्फियर पढ़ा हमने, 13 किलोमीटर एवरेज ले लो। उसके बाद में फिर हमने मान लीजिए 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा, 13 से फिर 14 15 ऐसे काउंट करना। 50 से 80 किलोमीटर में मीजोस्फियर, ये मीटियोराइट्स और अपना कोल्डेस्ट लेयर वाली बात। 80 से फिर आप और ऊपर चले गए, मतलब लगभग लगभग सीधा 640 पे ले जाऊं मैं आपको, तो थर्मोस्फियर, या जिसको आप आयनोस्फियर कह रहे थे। आगे भी थर्मोस्फियर चलते रहेगा, लेकिन उसका नाम हम ये एग्जोस्फियर भी बोल सकते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर तक। ये कुछ बेसिक सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिक अभी तक जो है हम लोग, यदि हम इसमें बात करें तो जो गैसेस का जो स्ट्रक्चर है, गैसेस का जो कंपोजिशन है, ठीक है, और स्ट्रक्चर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। कल का जो एक नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं विंड सिस्टम पूरा आपको कवर करा दूंगा। अनअकैडमी पर सारे बैच जो हैं 23 जून से शुरू हो रहे हैं नए अनअकैडमी पर, और उसके बाद में जो है आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10। कमेंट के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको इनकी सारी लिंक मिल जाएंगी। और इस बार सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 80 टेस्ट भी बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, ये ऑफर 30 जून तक होगा। जी हाँ, और टेस्ट जो है 4 जुलाई तक अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रहे इस कोड का, SGYT10। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो कर ही सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।